हमें लगता है कि हमारे देश के सभी बैंक काफी मजबूत हालात में हैं और किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जी को ऐसा नहीं लगता है। इनफैक्ट आरबीआई ने तो बैंकों को वार्निंग दी है कि सिर्फ बैलेंस शीट देखकर खुश मत हो, क्योंकि आगे के खतरे ऐसे हैं जो बैंक की किताबों में अभी दिख भी नहीं रहे हैं। मतलब क्या कोई बड़ा खतरा आने वाला है? लेकिन भारत का बैंकिंग सेक्टर तो इस समय काफी मजबूत दिखाई देता है। बड़े बैंक्स रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रहे हैं, बैड लोन्स यानी कि एनपीए कई साल के निचले स्तर पर हैं और बैंक्स की बैलेंस शीट पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हेल्थी नजर आती है। तो फिर आरबीआई ने ऐसी वार्निंग क्यों दी है? चलिए समझते हैं। और क्या हेल्थी है, एनपीए क्या है, इनका हिसाब किताब क्या है बैंकिंग का, ओवरऑल देश के बैंकिंग सेक्टर का, वो भी समझाएंगे आपको, तो अंत तक बनी रहिएगा। खैर, दरअसल आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथन जी, उन्होंने बैंक्स को साफ तौर पर वार्निंग देते हुए कहा है कि आने वाले टाइम में रिस्क का नेचर बदल रहा है और बैंक्स को सिर्फ लोन, डिपॉजिट्स, प्रॉफिट और एनपीए तक लिमिटेड वाली जो सोच है ना, उससे बाहर निकलना होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कई ऐसे एक्सटर्नल रिस्क बढ़ रहे हैं जो बैंकिंग सेक्टर को इनडायरेक्टली प्रभावित कर सकते हैं और अगर समय रहते तैयारी नहीं की गई तो ये रिस्क आगे चलकर बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर आरबीआई को कौन से रिस्क नजर आ रहे हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन रिस्क की ही बात कर लेते हैं जिनका जिक्र स्वामीनाथन जी ने किया है या जिनके बिहाफ पे वार्निंग दी गई है। कुछ से आप खुद अवगत हैं, आप जानते होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो कभी भी आ सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रिस्क है जियोपॉलिटिकल रिस्क, यानी ग्लोबल टेंशन की बात वो कर रहे हैं। मान लीजिए दुनिया में किसी बड़े देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, जो कि अभी हाल के टाइम में हमने देखा भी है। तो ऐसा सही कोई कॉन्फ्लिक्ट फिर दोबारा आ जाए, जो अभी चल रहा है वैसा और कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित होने लगते हैं। इसका असर बिजनेसेस पर पड़ता है, कंपनीज की कॉस्ट बढ़ती है, प्रॉफिट कम होंगे और धीरे धीरे लोन रीपेमेंट पर असर पड़ सकता है। मतलब जो लोन आज सेफ दिखाई दे रहे हैं वही कल रिस्क भी बन सकते हैं। दूसरा बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज। सुनने में ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम लगती है ना, लेकिन इसका असर बैंकिंग सेक्टर पर भी पड़ सकता है। कैसे? अगर फ्लड या सूखा पड़ जाए या हीट वेव्स जैसी एक्सटर्नल एक्सट्रीम सिचुएशंस आपको देखने को मिल जाएं, तो क्या होगा? तो एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज और बिजनेसेस प्रभावित हो सकते हैं। इसके वजह से प्रोडक्शन रुक सकता है, इनकम घट सकती है और लोन रीपेमेंट मुश्किल हो सकता है। यानी क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं रह गया है, बल्कि फाइनेंशियल रिस्क भी बनता जा रहा है। तीसरा बड़ा रिस्क है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई इंडस्ट्रीज का पूरा बिजनेस मॉडल बदल सकता है। कुछ सेक्टर्स कमजोर पड़ सकते हैं, जॉब्स पर असर पड़ सकता है, और अगर बैंक्स ने उन सेक्टर्स को ज्यादा लोन दिया हुआ है तो रीपेमेंट रिस्क भी बढ़ सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने सप्लाई चेन डिसरप्शन की तरफ भी इशारा किया है, जिसका जिक्र मैं कई बार अपनी पुरानी वीडियोस में भी कर चुका हूं। चाइना की तरफ से हमें ये डिसरप्शन देखने को मिला है। तो ऐसी सी सिचुएशंस बैंक की परेशानियां बढ़ा सकती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस उनके सामने खड़ी कर सकती है। इनफैक्ट हमने कोविड के टाइम भी ये देखा था कि फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, सामान की सप्लाई रुक गई थी, बिजनेसेस पर असर पड़ गया था। अगर फ्यूचर में फिर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसका इनडायरेक्ट असर बैंक्स पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल तो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम मजबूत स्थिति में ही है। कितना मजबूत है मैं आपको अब ये बता देता हूं। अगर आप भारत के पूरे बैंकिंग सेक्टर का पूरा डेटा पूछे ना, तो FY25 के अंत तक इंडियन बैंकिंग सिस्टम का ग्रॉस एनपीए रेशो करीब 2.2% तक आ गया है, जो कई साल के सबसे निचले स्तरों में से एक है। वहीं एब्सोल्यूट टर्म में बैड लोन्स लगभग 4.3 लाख करोड़ रहे हैं। अगर सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंक की बात करें तो FY21 में सरकारी बैंकों का GNPA रेशो करीब 9% प्लस था, जो FY25 में गिरकर लगभग 2.6% पर आ गया है। यानी यहां भी हालात सुधर रहे हैं। वहीं अगर आप बैंक के पास कैपिटल बफर कैसा है इसकी बात करें तो अभी
इंडियन बैंक्स के पास कैपिटल बफर काफ़ी मजबूत माना जाता है। कैपिटल बफर से मेरा मतलब है बैंक के पास एक्स्ट्रा सेफ्टी मनी, ताकि अगर फ्यूचर में लोन डिफ़ॉल्ट वगैरह बढ़ जाए, इकॉनमी का स्लो डाउन आ जाए, कई बड़े कोई भी बड़ा शॉक अगर आ जाए देश के ऊपर, कोई आफत ऐसी आ जाए, तो बैंक लॉसेस झेल सकते हैं नहीं, वो कोलैप्स वाली स्थिति आ सकती है नहीं, उसको झेलने के लिए कैपिटल बफर होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, वो इस चीज़ को पैमाना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो कितना है, तो वो मजबूत स्थिति में है। तो कोलैप्स वाली स्थिति कभी आनी नहीं चाहिए, ऐसी ही अभी परिस्थितियां नजर आती हैं। मतलब बैड लोन्स कंट्रोल में है, सिस्टम बड़े शॉक को हैंडल करने की क्षमता भी रखता है और अभी पैनिक होने वाली कोई ज़रूरत भी नहीं है। आरबीआई किसी क्राइसिस की वार्निंग नहीं दे रहा है, बल्कि बैंक्स को पहले से तैयार रहने के लिए अलर्ट कर रहा है। अब सवाल इसका ये है कि भैया आम लोगों पर इसका क्या असर हो सकता है, वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्यूचर में ऐसा कोई रिस्क बढ़ता है तो बैंक लोन्स देने में थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जो आम निवेशक हैं या जो आम बोरोअर्स हैं खासकर, उनको समस्या आ सकती है, क्योंकि बैंक लोन्स ईजिली शायद ना मिल पाएँ। कुछ सेक्टर्स में लैंडिंग टफ हो सकती है, रिस्की बोरोअर्स पर ज़्यादा नज़र रखी जा सकती है। वहीं इन्वेस्टर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट संकेत हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ प्रॉफिट देखकर बैंक स्टॉक चुनना काफ़ी नहीं रहेगा। ये भी देखना आपको होगा कि बैंक का रिस्क मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है और वो बदलती दुनिया के रिस्क को हैंडल करने के लिए कितनी तैयार है। कुल मिलाकर आरबीआई का मैसेज बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर आज मजबूत ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्यूचर के हिडन रिस्क को इग्नोर करना बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा खतरा वहीं से आता है जो शुरुआत में दिखाई ही नहीं देता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, बैंकों के लिहाज से भी और एक निवेशक के लिहाज से भी और एक बोरोअर के लिहाज से भी। उम्मीद है आपको ये डिटेल्ड वीडियो समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके ये काम भी आए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।